ए वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सबका इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में स्वागत है। इस कक्षा में हम कक्षा 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का यूनिट 6 के विषय में पढ़ेंगे। इसमें हमने पहले 5 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। अब ये 6 लेक्चर है, तो इस 6 लेक्चर में हम शुरू करेंगे सप्लाई के विषय में। इसमें हम बात करें तो हमने पहले 5 चैप्टर्स में 5 लेक्चर्स में शॉर्ट रन, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, रिटर्न टू ए प्रोडक्ट ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। कॉस्ट के बारे में पढ़ लिया था, रिवेन्यू के बारे में पढ़ा था। अब हम शुरू करेंगे सप्लाई। यहाँ से शुरू करेंगे सप्लाई, मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व एंड इट्स स्लोप, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज मेथड। केवल एक ही मेथड आपके सिलेबस में है। तो आइए शुरू करते हैं सप्लाई चैप्टर के पूर्ति क्या होती है, व्हाट इज सप्लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूर्ति के बारे में बात करूं तो किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जिसे उत्पादक विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि इस चैप्टर में, इससे पहले वाला जो यूनिट थी हमारी, वो यूनिट थी डिमांड वाली। तब हमने आपको कहा था कि आप अपने आप को एक उपभोक्ता बनकर, एक कंज्यूमर बनकर सोचें। अब इस चैप्टर में हमने आपको बताया था कि आप अपने आप को फैक्ट्री का मालिक समझें, एक प्रोड्यूसर समझें, कि आप एक उत्पादक हैं, वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और उत्पादन करके मार्केट में उनकी पूर्ति करते हैं, सप्लाई करते हैं मार्केट में। तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे सप्लाई करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम उस दृष्टिकोण से सोचोगे तो आपको पढ़ने में आसान रहेगा, इजी रहेगा कि आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं और चीज़ें बनाते हैं और मार्केट में चीज़ों की पूर्ति करते हैं। तब आपको समझ आ जाएगा कि बिजनेस कैसे कैसे किया जाता है और पूर्ति क्या होती है, कैसे। तो विभिन्न मात्राएं इसमें है। सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, विभिन्न मात्राएं, क्योंकि जैसे जैसे वस्तु के प्राइस में चेंज होता है, कीमत में परिवर्तन होता है, आप अपनी सप्लाई कम या ज़्यादा करते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें। पहले हम सप्लाई की केवल डेफिनेशन की बात करते हैं। तो वेरियस क्वांटिटीज दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी हम सप्लाई करना चाहते हैं ऑफ ए कमोडिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। इसके लिए हम एक शेड्यूल बना लेते हैं, मार्केट शेड्यूल। चलिए ठीक है, एक शेड्यूल हम अलग से ही बना लेते हैं। देन चलिए, रब पेज हो गया हमारा। हम कह रहे हैं, मान लीजिए आप छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं जिससे बहुत बड़ी बड़ी आप ये ना सोचें कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, ऐसा क्यों बता रहे हैं। लेकिन हम रेट अलग लेते हैं, हमारे मार्केट रेट से नहीं लेते। मार्केट रेट तो फिर बड़े बड़े हो जाते हैं, कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। मान लीजिए आप एक एक्स गुड का, कॉमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं। थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लीजिए कि आइसक्रीम बनाते हैं आप। आइसक्रीम की कीमत, प्राइस ऑफ एक्स है ना, एक्स क्या है, ये आइसक्रीम है। आइसक्रीम की कीमत 1 रुपया, 2 रुपये, कभी 3 रुपये हो जाती है, कभी 4 रुपये हो जाती है।
इसी तरह से सप्लाई ऑफ एक्स, अब आप सप्लाई कितनी करेंगे भाई? जब 1 ही रुपए की आइसक्रीम है तो आप सप्लाई कितनी करेंगे? एक, मान लीजिए एक करते हैं, कम करते हैं। इसी में आप बात करें जब कीमतें, मान लीजिए गर्मी आ गई, कीमतें बढ़ गई, डिमांड ज़्यादा है और डिमांड होने से मार्केट में जितनी आप सप्लाई कर रहे हैं उतने से काम नहीं चल रहा, अब लोग ज़्यादा कीमत देने को तैयार हैं। जब कीमत ज़्यादा मिल रही है बेटा जी आपको, तो प्रोडक्शन बढ़ा दोगे, क्योंकि अब कीमत ज़्यादा मिलने पे क्या हुआ? प्रॉफिट भी बढ़ गया आपका। तो आप क्या करोगे? एक्स्ट्रा मजदूर लगा लोगे। फैक्ट्री जो 8 घंटे काम करती थी फैक्ट्री में लोग, वो 16 घंटे, 24 घंटे, 3 शिफ्टों में मजदूर लगा के काम करोगे। मशीनें 24 घंटे चलेंगी, आप सप्लाई बढ़ा दोगे। 2 रुपये कीमत होते ही आपने सप्लाई कर दी 2। 3 रुपये कीमत करते ही इनको 1000 में ले लो, लाख में ले लो, है ना, समझने की बात है बस। मान लीजिए 2000, 3000, 3 रुपये कीमत होने पर और प्रॉफिट बढ़ा आपका, और चीज़ें आपको, और इसमें ये मान लीजिए कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक प्रतिफल होता है प्रॉफिट, वो ज़्यादा मिला, 3 कर दी। 4 रुपये होने पर 4 कर दी, फैक्ट्री 24 घंटे चलानी शुरू कर दी। अब इस स्थिति में क्या है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती है। इन दोनों का रिलेशन पॉजिटिव रिलेशन है, धनात्मक संबंध है। प्राइस बढ़ेगा तो आप पूर्ति भी बढ़ा देंगे, क्योंकि आपका जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। जबकि हमने पिछले चैप्टर में, आप रिकॉल करेंगे तो, डिमांड, मांग, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होती चली जाती है, इनका नेगेटिव रिलेशन है। अब इसका मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, इसी चीज़ का मैं ग्राफ बनाऊँ, तो ग्राफ कैसे बनाओगे भाई? सप्लाई का, ये ओरिजिन हो गया ओ, ये क्वांटिटी के कितनी मात्रा में आप सप्लाई करते हैं, ये प्राइस 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, क्वांटिटी 1, 2, 3, 4। 1 रुपया जब प्राइस था, क्वांटिटी कितनी थी? 1, तो यहां से भी ऐसे चलेंगे, ऐसे भी चलेंगे, ये पॉइंट हो गया। जब 2 रुपये प्राइस था, क्वांटिटी थी 2, क्वांटिटी आपने कितनी सप्लाई करी? 2। 3 पे 3, 4 पे 4, तो सप्लाई ग्राफ हो गया ऐसे। अब आगे हम सप्लाई ग्राफ कैसे बना देंगे बेटा जी? इसको P लिखा करेंगे, इसको Q लिखा करेंगे, क्वांटिटी, ये प्राइस, और SS, दैट इज सप्लाई कर्व। यहाँ 2 रुपये पे 2 थी, जैसे ही कीमत घटेंगी आप सप्लाई भी घटा देंगे, कीमत बढ़ेंगी आप सप्लाई भी बढ़ा देंगे। तो प्राइस बढ़ेंगे सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होंगे सप्लाई कम हो जाएगी। ये सप्लाई की डेफिनेशन की बात होगी और सप्लाई की बात हो गई हमारी कि सप्लाई क्या होती है। अब सप्लाई में पूर्ति और पूर्ति मात्रा, सप्लाई क्वांटिटी, सप्लाइड, दोनों में फर्क है। दोनों में परिभाषा पूछ लेते हैं बेटा जी आपसे, किस किस की? क्वांटिटी सप्लाइड, पूर्ति मात्रा, और पूर्ति, इन दोनों में क्या फर्क है? बात करें क्वांटिटी सप्लाइड refers to a specific quantity which a producer is ready to sell at a specific price of a commodity। देख रहे हैं यहां कैसे थे? वेरियस क्वांटिटी और डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। यहां पे है स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक फिक्स क्वांटिटी, और स्पेसिफिक प्राइस, एक निश्चित कीमत पर। तो पूर्ति की गई मात्रा से अभिप्राय उस विशिष्ट मात्रा से है। अब ये कौन सी? डिफरेंट क्वांटिटीज नहीं होगी, एक स्पेशल क्वांटिटी होगी जो उत्पादक वस्तु की एक विशिष्ट कीमत पर बेचने को तैयार है। अर्थात ये पूरे शेड्यूल यदि मैं बना रहा हूं तो दैट इज सप्लाई शेड्यूल, पूर्ति अनुसूची। और यदि मैं कहूं कि आप जब 3 रुपये कीमत होती है तो आप 3000 आइसक्रीम, है ना, 1000 में लिखी, आप 3000 आइसक्रीम्स की मार्केट में सप्लाई करते हैं, दैट इज
क्वांटिटी सप्लाइड। तो बहुत सारी क्वांटिटी सप्लाइड, ये एक अलग क्वांटिटी सप्लाइड हो गई, ये एक अलग क्वांटिटी सप्लाइड हो गई, ये एक अलग क्वांटिटी, बहुत सारी क्वांटिटी सप्लाइड मिलके एक सप्लाई शेड्यूल बनाते हैं। तो दोनों में अंतर समझ आ गया अब बेटा जी बात। सप्लाई बहुत सारी, वेरियस क्वांटिटीज वेरियस पॉसिबल प्राइस, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे काम करती है, अर्थात विभिन्न मात्राएं विभिन्न संभव कीमतों पर जो सप्लाई करने की बात है वो कहलाती है सप्लाई। और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक विशिष्ट मात्रा, एक स्पेसिफिक प्राइस, विशिष्ट कीमत पर सप्लाई करने की बात आती है तो फिर उसको कहते हैं हम क्वांटिटी सप्लाइड, पूर्ति मात्रा। देन इंडिविजुअल सप्लाई, व्यक्तिगत पूर्ति शेड्यूल। शेड्यूल को बोलते हैं बेटा अनुसूची, ये लिखना रह गया अनुसूची। तो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची क्या होती है? इंडिविजुअल सप्लाई schedule refers to supply schedule of an individual producer of or a firm in the market। भाई मान लीजिए आइसक्रीम की बात कर रहे थे हम, तो आइसक्रीम की बहुत सारी फर्म होंगी, बहुत सारी फैक्ट्रियां होंगी, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होंगे। यदि हम केवल आपकी बात करें कि आप एक प्रोड्यूसर थे उस मार्केट में और आपका शेड्यूल कैसा बना, तो वो कहलाएगा व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। समझ रहे हैं मेरी बात? केवल एक व्यक्ति का, एक प्रोड्यूसर का या एक फर्म का, जैसे ये हमने आपका बताया था कि आप जिस फैक्ट्री के मालिक हैं, आप इस रेट पे सप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका शेड्यूल ये है, तो दिस इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ये एक व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची है। देन तो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय बाजार में एक व्यक्तिगत उत्पादक, एक इंडिविजुअल अकेला या एक फर्म की पूर्ति अनुसूची से। दूसरी सप्लाई शेड्यूल कौन सी बना सकते हैं? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, उन सबको जोड़ दें, उन सब की सप्लाई को हम जोड़ दें। मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल of all the firms in the market producing a particular commodity। बाजार पूर्ति अनुसूची में से अभिप्राय बाजार में किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्म, ऑल फर्म्स की बात कर रहे हैं। अब हम इंडिविजुअल फर्म्स की बात नहीं कर रहे, ऑल द फर्म्स, उत्पादकों की पूर्ति अनुसूची। ये तो बना भी रखी है, देखिए प्राइस 2, 4, 6, 8, 10 QX ऑफ फर्म ए। फर्म ए कितनी सप्लाई करती है? जब 2 रुपये कीमत होती है उस आइसक्रीम की, 0 सप्लाई करती है। वो कहता है कि भाई 2 रुपये में तो हमें घाटा रहेगा, 2 रुपये में आइसक्रीम बेच के हमें कोई पैसा नहीं बच रहा, उल्टा नुकसान हो जाएगा, हम नहीं बेच रहे भाई कुछ भी। उसने फैक्ट्री बंद कर दी, तो सप्लाई कितनी कर दी? 0। फर्म बी ने भी क्या किया? 0, हम नहीं बेच रहे भाई, घाटा होता है। तो मान लीजिए 2 ही फर्म है, इन दोनों का टोटल कितना हो गया बेटा? 0। नंबर, जब कीमत रुपए प्राइस 4 हो जाती है, 4 रुपये कीमत हो गई, फर्म ए ने क्या किया कि भाई चलो फैक्ट्री चला लेते हैं, बहुत प्रॉफिट तो नहीं है पर कुछ खर्चे वर्चे निकल जाएंगे, कुछ तो काम करें। तो उसने 1000, मान लीजिए 1000 में है, तो 1000 आइसक्रीम सप्लाई करनी शुरू कर दी। लेकिन फर्म बी को लग रहा है कि कुछ और प्रॉफिट फालतू भी हो सकता है, फर्म बी ने कितनी? 2000 सप्लाई शुरू कर दी। तो मार्केट में टोटल कितनी हो गई? 1 + 2 3000, 3000 आइसक्रीम मार्केट में सप्लाई शुरू हो गई जब आइसक्रीम की कीमत 4 रुपये हो गई। अब आइसक्रीम की कीमत थोड़ी सी और बढ़ती है, 6 रुपये हो जाती है। फर्म ए को प्रॉफिट दिखने लगता है, इसने 1000 से कितनी बढ़ा दी? 2। पहले ही बात हो रही थी कि भाई जैसे जैसे कीमतें बढ़ेंगी सब फर्म अपना क्या करेंगी? सप्लाई बढ़ा देंगी। इसने डबल कर दी, इसने भी 2 से 4 कर दी। टोटल कितनी हो गई? 2 + 4 = 6। 6000 आइसक्रीम आने लगी। कीमत और बढ़ी, 3
इसने 3000, 6000, टोटल 9000। इट मीन्स इस खाने को और इस खाने को यदि मैं एक जगह जोड़ दूं तो ये कहलाएगी मार्केट शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, अर्थात बाजार पूर्ति अनुसूची। क्या कहलाएगी बेटा? बाजार पूर्ति अनुसूची, है ना। इसमें बहुत साफ साफ लिखा नहीं जाता बेटा, ये थोड़ा सा स्लिप होता है पेन, इसलिए पढ़ लिया करो जैसा भी। और यदि मैं इसका इसी का इतना पार्ट उठा लूं, ये वाला प्राइस का और फर्म ए का, ये कौन सी हो गई बेटा? व्यक्तिगत, क्योंकि केवल फर्म ए की बात हो रही है ना इसमें, तो बस ये हो गई व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, मीन्स इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। चलिए जी, ये वही सप्लाई कर्व बनाने वाली बात जो हमने ऊपर बना के दिखाया था। बाजार का भी ऐसा ही बनेगा और इंडिविजुअल का भी ऐसा ही बनेगा। इसके बाद ये स्लोप के ये कैसा है ना। ये सप्लाई कर्व ऐसा भी बन सकता है, सप्लाई कर्व बेटा जी ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, पहला ऐसा था, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है। तो ये सारे सप्लाई कर्व ही। तो ये कितना झुका हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्लोप, है ना। ये ज़्यादा झुका हुआ है, ये और झुका हुआ है, ये और झुका हुआ है, ये और झुका हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। इस स्लोप को कैसे निकालते हैं? पूर्ति वक्र का ढाल, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा पी मीन्स चेंज इन प्राइस, कीमत में परिवर्तन, और डेल्टा क्यू मात्रा में परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल, जब कीमत 6 रुपये थी, 6 रुपये से कीमत बढ़कर हो गई 10 रुपये, कीमत में परिवर्तन कितने का हुआ? 10 माइनस 6। तो डेल्टा पी हो गया आपका 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। डेल्टा क्यू आपका हो गया, जब 6 रुपये थी तो 6000 आइसक्रीम थी, है ना। आइसक्रीम तो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आपके इंटरेस्ट की चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा समझने में आसानी रहती है बच्चों को। कोई भी वस्तु हो सकती है, ये गाड़ी, ट्रक भी हो सकते हैं, ये कार भी हो सकती है, ये फ्रिज हो सकते हैं, ये शर्ट हो सकती है, कोई भी कॉमोडिटी हो सकती है। डेल्टा क्यू, जब 6 रुपये थी तो 6000 थी, जब 10 रुपये हुई तो 12000 हो गई। कितना चेंज हो गया बेटा? 6 to 12 का चेंज हो गया। तो 12 माइनस 6 अपॉन 6, तो ये हो गया 4/6, 2/3, 6.66 या 6.67, टू डिजिट तक लिखोगे तो ये हो गया स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की बात करें कि पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। किसी वस्तु की आप एज ए प्रोड्यूसर सप्लाई करोगे तो आप पर किन किन चीज़ों का फर्क पड़ेगा, जिसके कारण आप सप्लाई कम या ज़्यादा करेंगे, है ना। कभी सप्लाई बढ़ाएंगे, एक तो कीमत ही हो गई, तो वो तो हमने पढ़ ली, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। कीमत सेम रहे तब भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके कारण आप सप्लाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सप्लाई ऑफ एक्स, एक्स सप्लाई ये पेन गड़बड़ क्यों कर रहा है भाई? सप्लाई ऑफ एक्स एक मिनट बेटा, अच्छा ठीक। सप्लाई ऑफ एक्स ये था आपका सप्लाई ऑफ एक्स, एक्स, एक्स कॉमोडिटी की, एक्स गुड की सप्लाई इज
एफ, एफ क्या है बेटा जी? फंक्शन ऑफ, इसको पढ़ेंगे हम। सप्लाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, एन एफ, जी, पी एफ, टी, ई एक्स, जी पी। ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी किसी वस्तु की पूर्ति, वस्तु एक्स की पूर्ति, किसी वस्तु एक्स की पूर्ति किस किसके फलन होती है। फंक्शन का मतलब होता है फलन, है ना। फंक्शन ऑफ एफ, फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी एक्स होता है बेटा जी वस्तु की कीमत, जो एक्स वस्तु थी यहाँ पे इसी की कीमत। ओन प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी, वस्तु की अपनी कीमत, जिसके बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा था। जैसे जैसे आइसक्रीम की कीमत 1, 2, 3, 4 बढ़ रही थी, सप्लाई भी हम, है ना, सप्लाई ऑफ एक्स भी हम 1, 2, 3, 4 बढ़ाते जा रहे थे। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ एक्स भी बढ़ेगी, दोनों का पॉजिटिव रिलेशन होता है, अभी हमने बात करी थी। देन नेक्स्ट पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आ रहा है ध्यान? रिलेटेड, संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुएं कहीं पढ़ी थी डिमांड वाले चैप्टर में, है ना। संबंधित वस्तुएं कितनी तरह की होती हैं, क्या होती हैं, एक बार वो डिमांड वाला चैप्टर देख लेना, पढ़ लेना संबंधित वस्तुओं की। अभी आगे थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे। एन एफ, नंबर ऑफ फार्म्स। फार्म जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। एक फर्म होगी कम सप्लाई कर पाएगी, 2 फर्म होंगी और ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगी, 10 फर्म होंगी और ज़्यादा, कई हज़ार फर्म होंगी तो बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी। तो हमारी बात हो गई, पी एक्स की बात हो गई, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एन एफ नंबर ऑफ फर्म्स, जी गोल, गोल ऑफ फर्म। ये क्या होता है? कुछ फर्मों का उद्देश्य होता है कि हम माल भले ही कम बेचें लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा रखें, थोड़ा बेच के अपना ठीक सा कमा लें। कुछ फर्म होती हैं कि पर पीस हमें पैसा कम कमाना है लेकिन बेचें खूब सारा, इससे हमारा नाम होगा और हमारा ब्रांड मशहूर हो जाएगा। तो यदि फर्म का गोल है, उद्देश्य है कि हम अपना नाम करना चाहते हैं, प्रॉफिट भले ही कम हो जाए, हम पर आइटम प्रॉफिट कम लेके, इसको और दूसरी तरीके से आप समझो कि एक फर्म क्या कर रही है कि 100 रुपये की वस्तु है और उस पर 20 रुपये प्रॉफिट लेती है और वो 120 की बेचती है। भाई कीमत ज़्यादा है तो थोड़ी सी कम बिकेंगी। मान लीजिए उसने शाम तक 5 बेची उस दुकानदार ने, फर्म ने, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 100। दूसरा इसी वस्तु को क्या करता है, 100 रुपये की वस्तु है जी, मैं तो इसको 105 की बेचूंगा। अब सस्ती होगी, सस्ती होगी तो ज़्यादा बिकेगी, है ना। मैं तो केवल 5 रुपये प्रॉफिट ले रहा हूँ इसमें, तो कितनी कीमत पे बेचेगा वो? 105 पे। कितनी बेच देगा? मान लीजिए उसने 100 बेच दिए, क्योंकि डिमांड बढ़ गई कीमत कम होने से, 120 से कीमत 105 रख दी, 100 बेच दी, तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया? 500, है ना। इसकी मान लीजिए 50 भी बिकी, तब भी प्रॉफिट कितना हो गया? 250। 25 भी बिकी, तब भी प्रॉफिट कितना हो गया? 125। इससे ज़्यादा हो गया फिर भी। तो यदि फर्म का उद्देश्य ये वाला है कि कम बेचना है, भले ही कम बिको लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट पे बेचना है, तब तो सप्लाई फर्म कम करेगी। और यदि फर्म का उद्देश्य ये है कि प्रॉफिट भले ही कम मिलो लेकिन ज़्यादा माल बेचना है, तब उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। देन प्राइस ऑफ फैक्टर कॉस्ट, उत्पादन के कारकों की कीमत। बार बार बताता हूँ, जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ये चीज़ें मिलती रहेंगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए हमें चाहिए लैंड, भूमि, लेबर, श्रम अर्थात श्रमिक चाहिए, ज़मीन चाहिए, ज़मीन, मकान, फैक्ट्री का बिल्डिंग, जो भी कुछ है। इसके अलावा कैपिटल, पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए,
और एंटरप्रेन्योरशिप उद्यम वृत्ति चाहिए। ये 4 चीज़ें पक्का चाहिए हमें। इनके बारे में पहले उसमें पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। इन चारों की कीमत कितनी है? मान लीजिए लेबर सस्ता है, वहाँ ज़मीन जो किराए पे ले रखी है फैक्ट्री लगाने के लिए वो सस्ती है, पूंजी का ब्याज सस्ता है, तब हम सप्लाई ज़्यादा कर देंगे क्योंकि हमें उसकी कॉस्ट कम पड़ रही है, तो हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे। टेक्नोलॉजी, यदि हाथ से बना रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत सारे मजदूर मिलकर भी कम चीज़ें बना पाएंगे, कम पूर्ति हो पाएगी। और यदि ऑटोमेटिक प्लांट है, बहुत तेज़ी से बनती हैं चीज़ें, कम मजदूर ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन कर पा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी यदि अच्छी है तो हम वो सप्लाई ज़्यादा होगी। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, भविष्य में संभावित कीमत। आपको लगता है कि आज जो कीमत है, मान लीजिए शर्ट है ना, शर्ट की बात करें हम, एक शर्ट की कीमत 500 रुपये है। आपको लगता है अभी आगे दीपावली आने वाली है, तब डिमांड और बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से मार्केट में रेट बढ़ जाएंगे और ये शर्ट जो मैं आज मार्केट में 500 रुपये में सप्लाई कर रहा हूँ, ये 700 में हो जाएगी। अर्थात आपको ऐसा लग रहा है कि भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी, तब क्या करेंगे? भाई कम कम भेजो बाज़ार में शर्ट, सप्लाई को घटा दो। क्यों? मार भाई बनाते तो रहो, लेकिन अपने गोडाउन में इकट्ठी कर लो, जब 700 रुपये रेट होगा तब बहुत सारी बाज़ार में सप्लाई कर देंगे हम। तो यदि भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है तो वर्तमान में सप्लाई कम हो जाएगी और भविष्य में कीमत कम होने की संभावना है कि भाई आगे तो रेट घटेंगे, तब क्या करेंगे? यार अभी निकाल दो, 500 में निकाल दो, आगे जाके 400 रुपये में बेचनी पड़ेगी, तो आज तो 500 का रेट तो है, कम से कम सब निकाल दो, तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज, यदि सरकार चाहती है इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उपयोग हो, तो सरकार कई बार सब्सिडी भी दे देती है, सहायता दे देती है। जैसे ये आप देखते हैं गैस, आजकल तो शायद नहीं आ रही, पहले एलपीजी पे क्या हो रहा था? एलपीजी का मान लीजिए 1200 रुपये का सिलेंडर है, तो आपको 600 रुपये में मिल जाता था या 700 रुपये में मिल रहा था, बाकी 500 रुपये सरकार सब्सिडी की फॉर्म में कंपनी को या आपको देती थी, आपके खाते में आ जाते थे। तो यदि सरकार क्यों ऐसा क्यों कर रही थी सरकार? सरकार इसलिए कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एलपीजी का इस्तेमाल करें, चूल्हा ना जलाएं, धुआं पोल्यूशन ना करें, लकड़ी ना जलाएं, लकड़ी पेड़ ना कटें। तो उसको बचाने के लिए हमने एलपीजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया? सब्सिडी शुरू कर दी, सहायता दें, आर्थिक सहायता देनी शुरू कर दी। सहायकी बोलते हैं उसको हिंदी में, सब्सिडी। यदि सरकार सब्सिडी देती है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और सब्सिडी नहीं देती है, टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देती है उस चीज़ पे, तो सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, दूसरी चीज़ें कैसी हैं? स्थिर हैं। द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी एंड वाइस वर्सा। इसका विपरीत, पूर्ति का नियम कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर, किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर पूर्ति की गई मात्रा बढ़ जाती है, और इसके विपरीत भी। इसका मतलब कीमत कम होने पर पूर्ति की गई मात्रा कम हो जाए, कीमत बढ़ेगी, प्राइस ऑफ एक्स बढ़ेंगे तो सप्लाई ऑफ एक्स गुड बढ़ जाएगी, और इसका विपरीत भी, या वाइस वर्सा का क्या मतलब है? प्राइस कम होंगे तो पूर्ति भी कम हो जाएगी। हमने ऊपर शेड्यूल में पढ़ा ही था। तो ये सारी चीज़ें वही जो एग्जाम्पल मैंने ऊपर दिया था। वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो पूर्ति 1 है, 2 है तो 2 है। जैसे जैसे कीमत नीचे की ओर बढ़ती जा रही है, पूर्ति भी बढ़ती जा रही है। इन दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है, जो मैंने बार बार बताया। इसी को हम पूर्ति का नियम कहते हैं। अब पूर्ति के नियम की मान्यताएं, क्या मान के ये नियम बनाया गया है? पहला, अजम्पशंस ऑफ
लॉ ऑफ सप्लाई। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये अपवाद हैं बेटा जी। कैसे अपवाद है? इन किसानों की इसीलिए दुर्गति होती है क्योंकि इसमें पूर्ति का नियम का अपवाद होता है। अब ये क्यों होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, है ना। अभी आपने पीछे देखा किसान आंदोलन भी हुआ था। किसानों की स्थिति समय के साथ हर सरकारों में, हर मुगल काल में भी, इंग्लिश पीरियड में भी, अब जब से देश आज़ाद हुआ है तब से भी, सभी किसी की सरकार रही हो, किसानों की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं होती। उसका कारण क्या है? मान लीजिए गेहूं की प्रोडक्शन, एक किसान या पूरे हिंदुस्तान के किसान मिलकर 100 कुंटल गेहूं की प्रोडक्शन करते हैं और डिमांड भी आपकी 100 कुंटल की है। उस समय प्राइस होता है इसका 200 रुपये पर क्विंटल। समझ आ रही है बात? 100 कुंटल की डिमांड है, 100 कुंटल की ही प्रोडक्शन है, अर्थात क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, सप्लाई भी किसान के यहाँ पैदा भी 100 कुंटल हो रहा है और बाज़ार में डिमांड भी 100 की है। भाई आप पूरे साल में जितना गेहूं खाते हो उससे 10, 20, 50 किलो कम ज़्यादा ही तो खाओगे, उतना ही तो भूख लगेगी, है ना। तो उतनी डिमांड है और उस समय प्राइस कितना है? 100, 200। अब मान लीजिए किसी साल मौसम बहुत अच्छा रहा, किसान को कितना पैसा मिला बेटा? 200 रुपये कुंटल के हिसाब से 100 कुंटल बेका तो उसको 20,000 रुपये मिले किसान को। अब होता क्या है कि अगले साल क्या हुआ? बहुत अच्छा मौसम रहा, कोई फसल में कीड़ा नहीं लगा, बढ़िया रहा, इसकी पूर्ति हो गई, इसकी प्रोडक्शन हो गई बढ़ के 200 कुंटल। अब किसान खुश है। हम भी शहर में बैठ के, मान लीजिए हमारे कोई रिलेटिव गांव में है और वो उनका फ़ोन आता है, वो कहते हैं जी हमारी आपकी बार तो डबल प्रोडक्शन हो गई, बहुत अच्छी फसल है। हम भी खुश होते हैं, भाई मेरे चाचा जी, मेरे अंकल, मेरे ताऊ जी, मेरे बाबा जी, अब की बार पैसा मिलेगा, अच्छी फसल हुई है। डिमांड कितनी है बेटा? अब सब लोग तो डबल गेहूं खाना शुरू नहीं कर देंगे ना, खाना डबल तो खाना नहीं शुरू कर देंगे, डिमांड वही सोई है। अब क्या हुआ? सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, दोनों ही फैक्टर क्या काम करेंगे? प्राइस को डाउन कर देंगे। डिमांड सेम है, पूर्ति बढ़ गई, डिमांड है नहीं, अब 200 की डिमांड नहीं है, 100 कुंटल तो लोग खरीदेंगे और 100 कुंटल के बाद ये बिखरा फिरेगा बाकी का 100 कुंटल, तो प्राइस गिरेंगे। प्राइस गिर के हो गए 100, 200 रुपये पर कुंटल के प्राइस घट के कितने हो गए? 100। 200 कुंटल अनाज कितने का बिका बेटा? वही 20,000 का। इसका मतलब फसल डबल होने के बाद भी किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। होना क्या चाहिए था? अब यहाँ जब प्राइस हमारा, अब हम चलते हैं सप्लाई वाले उस पे, जब प्राइस डाउन हो गए मार्केट में 200 से 100 हो गए, तब हमें क्या करना चाहिए था? पूर्ति कम कर देनी चाहिए थी। लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम तो यही कहता है कीमतें घटती हैं तो क्या होगा? सप्लाई भी कम हो जाएगी। बेटा जी अब इसके पास उत्पन्न कितना हो गया? प्रोडक्शन 200 कुंटल, कहाँ ले जाए इसे? कहाँ भर ले? कौन से घर में रख ले? समय के साथ खराब हो जाएगा। इससे बढ़िया तो बाज़ार में बेच दो, घर की स्थिति भी अच्छी नहीं है, इससे बढ़िया तो बाज़ार में बेच दो, कुछ तो पैसा आएगा। ये सोच के ये सप्लाई 200 ही करेगा, तो कीमत घटने से सप्लाई 100 से भी घट के कितनी हो जानी चाहिए थी? 50, लेकिन इसने सप्लाई कितनी करी? 100 से 200। तो यहाँ प्राइस कम हुए लेकिन सप्लाई बढ़ भी सकती है। प्राइस क्या हुए बेटा? सॉरी, प्राइस भले ही कम हुए लेकिन सप्लाई बढ़ भी सकती है। इसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे? एजम्पशंस, पूर्ति के नियम के अपवाद। अगले साल क्या हुआ? चलो अगले साल की कहानी कर लेते हैं एक बार। अगले साल क्या हुआ कि प्राइस तो बढ़ के हो गए, मान लीजिए 200 से 400,
200 से भी प्राइस बढ़ गए, प्राइस मैंने क्या कर दिए इस बार, बढ़ा दिए, लेकिन उसकी प्रोडक्शन हुई 85 क्विंटल की। उस साल फसल अच्छी नहीं हुई, बारिश हो गई या बारिश नहीं हुई, खेत ही सूख गए, है ना, या कोई बीमारी लग गई, कोई कीड़े लग गए उसमें, 85। अब जब प्राइस बढ़ गए मार्केट में तो सप्लाई बढ़नी चाहिए थी, लेकिन नहीं बढ़ा पाएगा, घटा देगा उल्टी। क्यों? क्योंकि पहले 100 तो बेच रहा था, अब उत्पादन ही 50 का हुआ तो कितना सप्लाई कर पाएगा, 50 ही कर पाएगा, गुणा 50, टोटल फिर भी 20,000। तो इसकी जो इनकम है उसमें कोई विशेष चेंज नहीं आता। तो दैट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। यही कारण है कि इनकी आर्थिक स्थिति हमेशा खराब ही रहती है, और यही कारण है कि हम गांव में खेती छोड़कर शहरों की ओर धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। आप भी एक पीढ़ी पहले, या ये इसी पीढ़ी में, या इससे पहली पीढ़ी में आपके पिताजी, दादाजी, बस यहीं तक होगा, एक दो पीढ़ी और पहले दिल्ली आए होंगे। मैक्सिमम दिल्ली में लोग कैसे हैं, जो कहीं ना कहीं गांव से संबंधित हैं, गांव से आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? इस किसान की इसी स्थिति के कारण। पहले हम खेती से जुड़े हुए थे सब। देन सेकंड अजम्पशंस, गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं। टीपू सुल्तान की तलवार, जितना प्राइस ज्यादा होगा, कितनी तलवार होंगी टीपू सुल्तान की? 2 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी। प्राइस करोड़ों में चला गया, सप्लाई फिर भी वो 5 ही रहेगी, 5 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। इससे ज़्यादा तलवार कहाँ बनेंगी, है ना। गांधी जी का चश्मा, कितने चश्मे होंगे दुनिया में? 10 होंगे, 20 होंगे। चश्मा चाहे 1 करोड़ का कर दो आप, लेकिन 10 से ज़्यादा सप्लाई तो होगी नहीं उनकी। तो दैट इज सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं। नाशवान वस्तुएं, परसिएबल गुड्स, ऐसी वस्तुएं जो समय के साथ खराब हो जाती हैं। जैसे दूध बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। सब्जियां, कीमत कम हो या ज़्यादा हो, उन्हें तो इनके प्रोड्यूसर्स को तो सप्लाई करनी पड़ेगी। कीमत कम हो गई तब भी सप्लाई करेंगे ही, उतनी सप्लाई करेंगे जितना प्रोडक्शन है। कीमत बढ़ गई तब भी उतनी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कहाँ से लाएंगे दूध। तो ये कहलाएंगे assumptions ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। देन आगे बढ़ते हैं, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। फिर बार बार बात हो रही है क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब क्या हो गया? एक मिनट बेटा, लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ था हमने? अच्छा हाँ, पूर्ति की मात्रा। यहाँ भी क्वांटिटी सप्लाइड वर्ड था, मीन्स फिक्स प्राइस पर जितनी क्वांटिटी सप्लाई की जाती है। क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब फिक्स प्राइस। पूर्ति वक्र पर संचलन या पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अच्छा जी बेटा, ये लॉ ऑफ सप्लाई में भी बात करी थी हमने। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर थिंग्स बीइंग रिमेन्स कांस्टेंट। अदर थिंग्स कौन कौन सी हैं? अदर थिंग्स बेटा ये प्राइस हो गया मेरा, बाकी ये सारी कौन सी थिंग्स हैं? अदर थिंग्स। पी आर एन एफ, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ फार्म्स, गोल ऑफ फार्म। पी एफ क्या था? पी एफ था प्राइस ऑफ फैक्टर कॉस्ट, भविष्य का भविष्य में संभावना, कीमतों की संभावना, एक्सपेक्टेशन, टाइम, गोल, गोल ऑफ गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें यदि स्थिर हैं तब प्राइस का और एस का जो इस रिलेशन बैठेगा वो कहलाएगा लॉ ऑफ सप्लाई। यही कह रहा है, लॉ ऑफ सप्लाई से रिलेटेड चीज है पूर्ति वक्र पर संचलन। ये कहता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कौन कौन सी? वही सारी चीजें, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ फार्म्स, गोल ऑफ फार्म्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, भविष्य में कीमतें, टेस्ट, वो सारी चीज।
व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कॉमोडिटी। कॉमोडिटी और गुड्स में आप कंफ्यूज तो नहीं होते, ये एक ही बात है। कहीं कॉमोडिटी लिख देते हैं हम, कहीं गुड्स लिख देते हैं। गुड्स का और कॉमोडिटी का मतलब है वस्तुएं। व्हेन सप्लाइड ऑफ ए quantity supplied of a commodity changes due to change in its own price, it is called movement along a supply curve or change in the quantity supplied। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन होता है तो इसे पूर्ति वक्र पर संचलन, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व या पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। लगभग वही है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। देयर इज नो न्यू कर्व फॉर्म्ड, कोई नया कर्व नहीं बनता, उसी कर्व पे ऊपर या नीचे की ओर मूवमेंट होता है। इसमें नया पूर्ति वक्र नहीं बनता बल्कि उसी पूर्ति वक्र पर ऊपर या नीचे संचलन होता है। अरे क्या हुआ भाई? देन ये प्राइस, ये क्वांटिटी, सप्लाई कर्व कैसे बना दूं? ऐसे ही बनेगा ना। ये पी प्राइस था, यहाँ पर क्यू क्वांटिटी थी। जब प्राइस पी से बढ़ के P1 हो गए, इंक्रीज हो गए, तो क्वांटिटी भी Q से बढ़कर Q1 हो गई। अर्थात जो पहले यहाँ था ये ऊपर की ओर चला गया। दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। ये कहलाता है एक्सटेंशन इन सप्लाई, पूर्ति में विस्तार। अर्थात पूर्ति पहले से बढ़ गई। ये वाली क्यू सप्लाई थी Q1 हो गई। ऐसे जैसे जैसे इधर जाएंगे राइट हैंड साइड पे वैसे वैसे पूर्ति बढ़ती जाएगी। यदि प्राइस P से घटकर P2 हो जाते हैं, ये कम हो गए बेटा जी प्राइस, तो क्वांटिटी भी, सप्लाइड क्वांटिटी भी Q से घट के Q2 हो जाती है, अर्थात नीचे की तरफ चल रही है। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। पूर्ति में संकुचन, क्या कहेंगे? पूर्ति में संकुचन, कॉन्ट्रैक्ट इन सप्लाई। तो नीचे की तरफ मूवमेंट होता है तो दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, पूर्ति में संकुचन। ऊपर की ओर किस पे? डिमांड, सप्लाई कर्व पे। और सप्लाई कर्व पे राइट हैंड या ऊपर की ओर मूवमेंट हो रहा है तो उसको एक्सटेंशन इन सप्लाई या पूर्ति में विस्तार कहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि मूवमेंट अलोंग विद सप्लाई कर्व दो तरह का हो गया। पहला एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, पूर्ति में विस्तार, जो मैंने ये वाला बताया। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, पूर्ति में संकुचन, जो मैंने ये वाला बताया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक बार पढ़ देता हूं इसे। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, समान हैं। व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू राइज इन इट्स ओन प्राइस, जब इसकी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि इसके प्राइस इंक्रीज हुए थे, यही बताया था ना। इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन
ऑफ सप्लाई। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप उसकी पूर्ति की गई मात्रा में वृद्धि होती है तो इसे पूर्ति का विस्तार कहा जाता है। ये चित्र बन गया बेटा जी। वो ये वाला चित्र मैंने दोनों चित्र एक ही जगह बना दिए थे, ये पूर्ति का विस्तार और ये पूर्ति का संकुचन। यहाँ पे अलग से चित्र बना दिया। इसमें क्या हो रहा है, सप्लाई कर्व हो गया, कीमत 20 से बढ़ के 25 हो गई, पूर्ति 100 से बढ़ के 150 हो गई। ऐसे चला ये ऊपर की तरफ, है ना। पूर्ति मात्रा में अपनी कीमत के कारण वृद्धि हुई। सप्लाइड क्वांटिटी इंक्रीज ड्यू टू राइज इन ओन प्राइस। अपनी कीमत में वृद्धि के कारण यदि पूर्ति बढ़ रही है तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन इन सप्लाई, पूर्ति में विस्तार। जब कीमत 20 रुपये थी, सप्लाई 100 थी, कीमत बढ़ के 25 हो गई, सप्लाई 150 हो गई। ऐसे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई की बात कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई क्या हो जाएगा बेटा जी, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, दूसरी अन्य बातें समान रहने पर, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी, उसमें एक्सटेंशन में क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज, कब, ड्यू टू फॉल इन इनोट्स प्राइस, अपनी कीमतों में कमी के कारण। इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी के कारण उसकी पूर्ति की गई मात्रा में कमी होती है तो इसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं। इसमें क्या किया, नीचे की तरफ एरो बना हुआ है। पहले कीमत 20 रुपये थी, कीमत घट के हो गई 15 रुपये। पहले क्वांटिटी 20 पे 100 थी, अब घट के हो गई 70। तो मूवमेंट किधर हुआ, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ या लेफ्टवर्ड मूवमेंट हुआ। क्यों हुआ, पूर्ति मात्रा में अपनी कीमत के कारण कमी, उसकी कीमत कम हो गई, इट्स ओन प्राइस, अपनी कीमत में फॉल, कमी के कारण पूर्ति की कमी हो गई। 20 रुपये पे 100 रुपये कर रहा था, कीमत घट के हो गई 15, सप्लाई घट के हो गई 70। ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। चलिए जी, शिफ्ट इन सप्लाई, इसको हम करेंगे कल, है ना। अभी तुम छोटे बच्चे हो, 11th में हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते हैं। 12th में तो फिर हम एक एक घंटे का सेशन लेना शुरू कर देते हैं, ठीक ठाक से ही सेशन लेते हैं। तो अभी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तुम्हें। यहाँ तक की बात मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्या क्या पढ़ा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, चलिए जी एक बार रिवाइज करते हैं। यहाँ से शुरू किया था बेटा जी हमने सप्लाई से। तो सबसे पहले हमने सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना। व्हाट इज सप्लाई, पूर्ति क्या होती है, सप्लाइड क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी सप्लाइड, इन दोनों में अंतर भी हमने देखा था। ये पॉसिबल वेरियस क्वांटिटी वेरियस पॉसिबल प्राइस पर जो सप्लाई होता है वो कहलाता है सप्लाई। यहाँ हमने बात करी थी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक प्राइस, उस पे हमने एक विशिष्ट मात्रा विशिष्ट कीमत पर, ये कहलाती है क्वांटिटी सप्लाइड, पूर्ति मात्रा। फिर हमने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल या व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची की बात करी थी। एक फर्म का सप्लाई शेड्यूल बनाएं तो वो कहलाता है व्यक्तिगत। फिर मार्केट में जितने भी फर्म्स हैं सबकी जो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है उन सबको हम जोड़ दें तो वो कहलाएगा मार्केट सप्लाई शेड्यूल, बाजार पूर्ति अनुसूची। ये हमने यहाँ समझा भी था क्या होती है। इसके बाद हमने सप्लाई कर्व के बारे में समझा, कैसे बनता है, कैसे इसको पढ़ते हैं, है ना। जब 10 रुपये कीमत थी तो 10 रुपये से ऐसे चलते रहो। यहाँ सप्लाई को जहाँ टच करेगा वहाँ से परपेंडिकुलरली नीचे आ जाओ, जहाँ आ रहा है 12 रुपये सप्लाई है जी 10 रुपये कीमत पर। स्लोप ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला देखा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। इसके बाद बात करी हमने डिटर्मिनेंट्स, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई,
पी एक्स प्राइस ऑफ ओन गुड्स, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे निर्भर करता है, नंबर ऑफ फार्म्स पे डिपेंड करता है, गोल ऑफ फार्म्स पे डिपेंड करता है, उत्पादन के कारकों की कीमत पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, तकनीक पे, टेक्नोलॉजी पे, भविष्य में कीमतें कैसी होंगी उन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं गोल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है। फिर हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा, पूर्ति का नियम पढ़ा कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर पूर्ति की गई मात्रा बढ़ जाती है और इसके विपरीत भी। फिर अजम्पशंस पढ़े कि अजम्पशंस क्या होते हैं। 3 अजम्पशंस जो इसके अपवाद हैं कि जहाँ पर सप्लाई का नियम लागू नहीं होता कि प्राइस बढ़ेंगे तो पक्का सप्लाई बढ़ेगी, इन तीनों पर ये नियम लागू नहीं होता। अ मूवमेंट अलोंग विथ सप्लाई पढ़ा था 2 तरह का, एक्सटेंशन इन सप्लाई पूर्ति में विस्तार, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई पूर्ति में संकुचन। यदि वस्तु की अपनी कीमतों में कमी के कारण वस्तु की पूर्ति में कमी हो जाती है तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। यदि वस्तु की अपनी कीमतों में वृद्धि के कारण वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन इन सप्लाई। ये दोनों किसके पार्ट हैं? मूवमेंट अलोंग ए सप्लाई कर्व, पूर्ति वक्र पर संचलन या पूर्ति मात्रा में परिवर्तन 2 तरह का होता है, पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में संकुचन। यहीं तक की हमने आज बातें पढ़ी। तो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई की बात हो गई थी, इसके बाद यहाँ तक की बात हो गई बेटा जी। इससे आगे शिफ्ट इन सप्लाई पूर्ति में खिसकाव, इसकी बातें हम करेंगे कल, है ना, नेक्स्ट टॉपिक में, जो होगा आपका सप्लाई का यूनिट 7, है ना, सप्लाई का पार्ट 7 होगा। ये 6 पार्ट हो गए। यदि आपने अभी तक पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनके पहले 5 पार्ट भी देख लीजिएगा। इसके साथ साथ आशा है आपको ये जो मैंने आज पढ़ाया है इस पार्ट में, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी, आप समझ गए होंगे। और यदि आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखें, और समझ आ गई हो तो भी ज़रूर लिखें। इससे आगे जो हमारा रिकॉर्डिंग है वो इम्प्रूव हो पाएगी, है ना। क्या कमियां हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यदि आप ऐसा लिखेंगे तो अच्छी चीज़ों को हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, और बुरा है तो उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, आपको नेक्स्ट जो वीडियोज मिलेंगे, जो लेक्चर मिलेंगे, वो ज़्यादा अच्छे मिल पाएंगे, आपकी क्वालिटी सुधरेगी हमारी, आपको ज़्यादा समझ आ पाएगा। चलिए, ओके, आप सबका दिन शुभ हो, आप सब अच्छे से पढ़ें। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।